Shut up and sit down. आगे देखिए 14.2 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब जो राज्य विधानसभा है उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, आइए उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 14.2.1 लॉ मेकिंग फंक्शन 14.2.1 जो राज्य विधानसभा या विधानमंडल है वह कानून बनाते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर लाइक द यूनियन पार्लियामेंट इज लॉ मेकिंग। अब देखिए जो सबसे प्रमुख कार्य है राज्य विधानसभा का वो क्या है, वो ये है कि वो केंद्र सरकार जैसा, केंद्र सदन जैसा कानून बनाए। ठीक है, तो विधानसभा में क्या हो रहा है, लोकसभा की तरह कानून बनाया जा रहा है। The state legislature is empowered to make laws on state list and concurrent list। अब देखिए जो राज्य विधानसभा है उनके पास ये शक्तियां हैं कि वह राज्य सूची में और जो स्टेट लिस्ट है, जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़े थे, ठीक है, समवर्ती जो है सूची, उसके लिए वो कानून बनाते हैं। The parliament and the legislative assemblies have the right to make the laws on the subject mentioned in the concurrent list। अब देखिए संसद में और जो विधानसभा है, ठीक है, उनके पास यह अधिकार है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो जो चीजें हैं उनके लिए वह कानून बना सकते हैं। बट इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट लॉ ऑन द सब्जेक्ट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल प्रिवेल। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा परिस्थिति होता है जब केंद्र का जो कानून है और राज्य का जो कानून है उसके बीच में विवाद आए, तो जो संसद में कानून बनाया गया था वो माना जाएगा। बिल्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब जो बिल है वो दो प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो इसके बारे में आगे पढ़े थे, हम आगे भी ये चीज बताए थे आपको कि जो बिल्स है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनरी और एक होते हैं मनी। Ordinary bills can be introduced in either of the house if the state legislature is bicameral, but money bill is first introduced in the विधान सभा। अब मान लीजिए कोई ऐसा राज्य है जहां पे दोनों सभाएं हैं, विधानसभा भी और विधान परिषद, तो ऑर्डिनरी बिल किसी में भी लाया जा सकता है, लेकिन जहां मनी बिल सबसे पहले विधानसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज इट इज सेंट टू द गवर्नर फॉर हिज असेंट। जब कोई बिल दोनों हाउसेज से, विधान परिषद और विधानसभा दोनों जगह से पास हो जाता है, अनुमति मिल जाती है, तो उसको गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास उनकी अनुमति के लिए भेजा जाता है। द गवर्नर कैन सेंड बैक द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। अब राज्यपाल चाहे तो वो बिल को वापस भेज सकते हैं ताकि एक बार फिर से उस पर विचार विमर्श हो। When the bill is passed again by the legislature, the governor has to give his assent। अगर मान लीजिए उस बिल पे फिर से सभा द्वारा अनुमति मिल गई तो राज्यपाल को अपनी अनुमति देनी ही पड़ती है। You have read when the parliament is not in session and if there is a necessity of certain law, the president can issue ordinance। आप ये आगे पढ़ चुके हैं कि जब संसद अपने कार्य स्तर पे नहीं रहता है, जब सेशन में नहीं रहता है और कोई कानून बनाने का बहुत ज़रूरत होता है, तो जो राष्ट्रपति हैं वो उसके लिए ऑर्डिनेंस दे सकते हैं। Similarly, governor can issue an ordinance of the state subjects when legislature is not in session। उसी प्रकार से राज्यपाल भी कोई ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, ठीक है, अगर उस समय जो सभाएं हैं वो अपने कार्यकाल में ना हो। ठीक है, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, हुक्म देना, फरमान देना, आज्ञा देना, अध्यादेश देना। द ऑर्डिनेंस हैव द फोर्स ऑफ लॉ। अब ये जो अध्यादेश दिया गया है उसके पास कानूनी शक्तियां हैं। The ordinance issued are laid before the state legislature when it reassembles। जब विधानसभा, राज्य विधानसभा वापस से अपना कार्यकाल चालू करती है तो ये जो ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, वह उसके सामने लाया जाता है। It ceases to be on operation after the expiry of 6 weeks unless rejected by the legislature earlier। अब अपने ऑपरेशन में जब कोई ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, अध्यादेश दिया जाता है, तो अगर 6 हफ्ते तक उसके ऊपर कुछ काम ना हो तो वह एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, या तो तब अगर इसको पहले से ही रिजेक्ट कर दिया गया हो। द लेजिस्लेचर पासेस अ रेगुलर बिल टू बिकम अ लॉ टू रिप्लेस द ऑर्डिनेंस। अब जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, विधानसभा है, वो एक रेगुलर बिल पास करते हैं ताकि उससे कानून बनाया जा सके
अध्यादेश को हटाने के लिए। दिस इज यूजुअली डन विद इन 6 weeks आफ्टर रीअसेंबली ऑफ लेजिस्लेचर। अब ये कब होता है? 6 हफ्ते के अंदर, जब सभा आरंभ हुआ है, सेशन आरंभ हुआ है, उसके 6 हफ्ते के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। 14.2.2 फाइनेंशियल पावर्स। अब देखिए, वित्त शक्तियां। द स्टेट लेजिस्लेचर कीप्स कंट्रोल ओवर द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट। अब राज्य का जो खर्च है, जो पैसे संबंधी चीजें हैं, उसके ऊपर नियंत्रण कहां से रखा जाता है? राज्य विधानसभा में। अब मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ओनली इन विधानसभा। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा बिल है जो पैसे से संबंधित है, तो उसको पहले विधानसभा में ही लाया जाता है। द मनी बिल इंक्लूड्स ऑथराइजेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर टू बी इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट, imposition और abolition ऑफ टैक्सेस, borrowings एक्सेट्रा। अब मनी बिल में ये हो सकता है कि सरकार का जो खर्च है, ठीक है, उसमें ऑथराइजेशन करना कि हाँ, सरकार को इस चीज पे इतना खर्च करना है। साथ ही साथ नए प्रकार के टैक्स कर लाना या टैक्सेस को हटाना, सरकार किस तरह से उधार पैसा लेगी, बोरोइंग्स कैसे होगा। द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। अब जो बिल है वो एक मंत्री द्वारा लाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है राज्यपाल की सलाह पर। द मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर। अब जो मनी बिल है वो एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। द स्पीकर ऑफ द विधानसभा सर्टिफाइज दैट अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल। अब जो विधानसभा के स्पीकर होते हैं वो इस बात का सर्टिफाई करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। आफ्टर अ मनी बिल इज पास्ड बाय द विधानसभा, इट इज सेंट टू द विधान परिषद। एक बार जब मनी बिल विधानसभा में पास हो जाता है, तब उसको विधान परिषद में भेजा जाता है। इट हैज टू रिटर्न दिस बिल विद इन 14 days विद और विदाउट इट्स रिकमेंडेशन। अब विधान परिषद को इस बिल को 14 दिन के अंदर अपने किसी सलाह के साथ या अपने किसी सलाह के बिना वापस करना पड़ता है। द विधानसभा में ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट्स रिकमेंडेशन। अब जो विधानसभा है वो चाहे तो सलाह को मान भी सकता है या उसको खारिज भी कर सकता है। द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउस। अब जो बिल है वो दोनों ही सभाओं से, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों जगह से ही इसकी अनुमति मिलनी चाहिए, इसको बहुमत मिलना चाहिए। आफ्टर दिस स्टेज द बिल इज सेंट टू द गवर्नर फॉर हिज एसेंट। अब जब ये पड़ाव हो जाता है तो इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जाता है उनकी अनुमति के लिए। द गवर्नर कैन नॉट विदहोल्ड हिज एसेंट एज मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड विद प्रायर अप्रूवल। अब जो राज्यपाल हैं वो उनको अनुमति देना पड़ता है, वो अनुमति देने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी जो मनी बिल है वो पहले राज्यपाल का उस पर अप्रूवल लिया जा चुका होता है, वो पहले से अनुमति दे चुके होते हैं। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 14.2.3 कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। अब जो कार्यकारी अधिकारी हैं उनके ऊपर नियंत्रण। लाइक द यूनियन लेजिस्लेचर, द स्टेट लेजिस्लेचर कीप्स कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। अब देखिए, जो केंद्र मंडल है उसी तरह से जो राज्य विधान मंडल है, विधानसभा, वो अपने कार्यकारी अधिकारी के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू विधानसभा collectively and remains in the office so long as it enjoys the confidence of the विधानसभा। अब देखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, वही तो लोग हैं एग्जीक्यूटिव, वही तो कार्य कर रहे हैं। तो विधानसभा में वो अपने कार्यों के लिए सब एक साथ उत्तरदायी होते हैं, और जब तक विधानसभा में मंत्रियों के पास, उस सरकार के पास बहुमत रहती है, तब तक वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मंत्रिमंडल में मंत्री रहते हैं। The council is removed if the Vidhan Sabha adopts a vote of no confidence and when it rejects a government bill। अब देखिए, जो काउंसिल है, जो मंत्रिमंडल है, उनको हटा दिया जाता है अगर विधानसभा में उनके खिलाफ, जो सरकार है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और सरकार अपनी बहुमत को साबित ना कर पाए। साथ ही साथ अगर सरकार जो है राज्य विधानमंडल या विधानसभा में वो अगर किसी सरकारी बिल को रिजेक्ट करती है तो भी उसके मंत्रिमंडल को, काउंसिल को हटाया जा सकता है। In addition to the no confidence motion, the legislature keeps checks on the government
by asking questions and supplementary questions, moving adjournment motions and calling attention notice. इसके साथ साथ अब देखिए जो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अविश्वास प्रस्ताव की जो बात है, जो लेजिस्लेचर है विधानसभा वो सरकार के कार्य को चेक कर सकती है, उनसे सवाल कर सकती है कि उनका कार्य क्या है, उनकी योजनाएं कैसे चल रही हैं, वो बहुत सारे मोशंस ला सकती है, वो अटेंशन नोटिस ला सकती है। तो बहुत तरीका होता है जिससे जो सरकार का काम है, जो मंत्रिमंडल है, जिन लोगों को चुना गया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुना गया है तो अपने मन से कुछ भी कर ले। अगर उनको चुना गया है तो वो उत्तरदायी होते हैं, उनसे जो सवाल पूछा जाएगा उसको उन लोगों को उसका जवाब देना पड़ेगा। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 14.2.4 इलेक्टोरल फंक्शंस। अब जो चुनावी समारोह होता है इलेक्टोरल फंक्शंस, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। The elected members of the Vidhan Sabha are members of the Electoral College for the election of the President of India. अब विधान सभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं और ये सभी मिलकर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है। Thus they have say in the election of the President of the Republic. See lesson नंबर 10। अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो प्रेसिडेंट के ऊपर जो हमारा चैप्टर था, जो टॉपिक्स थे वो आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो हम लोग को पता चलता है कि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनने में उनका महत्व होता है। द मेंबर्स ऑफ द विधानसभा आर ऑल्सो इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अब जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वह राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं अपने अपने राज्यों से। 1/3 members of the विधान परिषद, if it is in existence in the state, are also elected by the members of the विधान सभा। अब जिस राज्य में विधान परिषद है वहां के 1/3 जो सदस्य होते हैं विधान परिषद के, उनको भी विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। In all these elections, members of the Vidhan Sabha Assembly cast their votes in accordance with single transferable vote system. अब जितना भी ये जो चुनाव होता है इसमें जो विधान असेंबली जो है उसके जो सदस्य हैं वो अपना वोटिंग देते हैं और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के हिसाब से होता है, जिसके बारे में हम आपको आगे पढ़ा चुके हैं। फिर है 14.2.5 कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। अब संवैधानिक कार्य समारोह क्या है? यू हैव लर्नड अबाउट द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो स्टूडेंट वीडियो को लाइन से देख रहे हैं हमारे प्लेलिस्ट से, वो आगे पढ़े थे कि संविधान में किस तरह से संशोधन किया जा सकता है। एन अमेंडमेंट रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड रैटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट रिलेटिंग टू फेडरल सब्जेक्ट। अब देखिए, जब भी कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है, कोई आपको मान लीजिए संशोधन करना है, कोई बदलाव करना है, तो इसके लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए हाउस की। ठीक है। और ये जो राज्य है जिससे ये सब्जेक्ट रिलेट करता है वहाँ पर भी हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब आधा से ज़्यादा राज्य उसके समर्थन में होने चाहिए। The resolution for the ratification is passed by state legislature with simple majority. अब देखिए, ratification जिसका मतलब होता है अनुमर्थन, विशोधन, ठीक है, confirmation जिसको कहते हैं। तो जो आपको confirmation मिलता है किसी resolution के लिए, वो कहाँ से पास होता है? राज्य विधानसभा में एक सामान्य majority होनी चाहिए। However, a constitutional amendment cannot be initiated in the state legislature. लेकिन जो संवैधानिक संशोधन है, जो संविधान में आपको बदलाव करना है, भारत के संविधान में बदलाव करना है, वो आपके राज्य विधानसभा में सिर्फ नहीं हो सकता। ठीक है।